नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के रिश्तों की। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बीच शनिवार को वर्चुअल समिट हुई और जिसमें दोनों ही देशों ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का साफ तौर पर जिक्र किया। भारत और श्रीलंका के बीच रिश्ते सदियों पुराने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमेशा से भारत की पॉलिसी रही है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाए और ऐसे में श्रीलंका का अपना एक अलग स्थान है। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि श्रीलंका में नई सत्ता के साथ अब जो संकेत हैं वो क्या दिख रहे हैं और भारत के साथ रिश्ते, उनकी दिशा, उनकी रफ्तार क्या है और दोनों एक दूसरे से क्या उम्मीद रखते हैं और सामरिक रणनीतिक नजरिए से श्रीलंका किस तरीके की पोजीशन है और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और ये सब कुछ समझेंगे अपने तीन बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और जयंत दास गुप्ता सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर WTO। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अशोक सर आपसे करना चाहूँगा कि भारत और श्रीलंका के जब रिश्तों को देखते हैं तो बहुत गहरे और पुराने, मैं कहूँ जिसे सदियों पुराने रिश्ते हैं और अब जिस तरीके से नई सरकार बनने के बाद जो पहली समिट हुई है दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में, हालांकि वर्चुअल थी, लेकिन वहाँ पर जो बातें कही गई हैं उसे आप कैसे देखते हैं और जो तमाम आशंकाएं थीं नई सरकार को लेकर, उसे बनने के बाद उसकी पॉलिसीज़ को लेकर, क्या कुछ नज़र आता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो देखिए हमारे श्रीलंका और भारत के जो संबंध हैं, मैं तो कहूँगा जो केवल सदियों पुराने नहीं हैं परंतु ये तो हजारों साल पुराने हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो महाराज अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को वहाँ पर भेजा था बुद्धिज्म को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो चाहे वो महेंद्र रहे हो उनके पुत्र या संघमित्रा, दोनों वहां पर गए थे और जो बुद्धिज्म है वहां पर उसी समय से आया था। और हमें मालूम है जो एक वहां पर टेम्पल ऑफ द ब्रोकन टूथ है वो भी वहां पर है, जो बुद्धा का ब्रोकन टूथ है वहां पर गया है। तो हमारे संबंध तो हैं बहुत पुराने हैं, परंतु आपने बिल्कुल ठीक कहा जो आज के संदर्भ में उनको कैसे देखा जाए, वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं इस परिप्रेक्ष्य में, तो मैं समझता हूं ये जो बातचीत थी, वर्चुअल समिट था परंतु बहुत महत्वपूर्ण था। दो चीजों से बहुत महत्वपूर्ण था। एक तो जो महिंदा राजपक्षे जब से बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनका पहला इंटरैक्शन था किसी ग्लोबल लीडर से अपने देश के बाहर। 9 अगस्त में वो प्रधानमंत्री बने, चुने गए और उसके बाद ये पहली उनकी समिट थी, वर्चुअल समिट। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी अपने नेबरहुड में अगर हम देखें तो ये पहली उनकी वर्चुअल समिट थी। और तो बहुत विश्व के नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई है, परंतु ये कोविड के जब समय आया है उसके बाद अपनी नेबरहुड में ये पहली बार थी जो उनका किसी लीडर से ऐसे समिट हुआ है। परंतु इससे पहले भी अगर हम देखें तो देखिए जब इनके बड़े भाई, इनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे ये जब राष्ट्रपति चुने गए थे तो पिछले साल दिसंबर में उनकी पहली विजिट भारत में थी। इनकी अपनी महिंदा राजपक्षे की पहली विजिट भारत में थी फरवरी 2020। तो मैं इससे यह हमें मालूम होता है जो श्रीलंका अब भारत को बहुत ही ज्यादा अहमियत देता है। दो चीजें उससे और आई हैं सामने। एक तो है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ उनको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं अपने रिश्तों को आगे ले जाने के लिए। और पिछले महीने हमने ये भी देखा जो नए विदेश सचिव श्रीलंका में आए हैं तो उन्होंने कहा है जो हमारी नई विदेश नीति जो होगी वो होगी इंडिया फर्स्ट। मतलब भारत की सुरक्षा को कोई भी किसी भी काम से आंच नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है ये बहुत कंसर्न्स हमारे रहे हैं जो वहां पर चीन का दबदबा ज्यादा है, चीन का प्रेजेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। हमने देखा है हमनटोटा पोर्ट में क्या हुआ है, 99 साल की उनको लीज मिल गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है उनसे बातचीत होगी, उनसे हमारे संबंध हैं, व्यापार के संबंध हैं, निवेश के संबंध हैं, परंतु जहां तक
सामरिक और सुरक्षा के संबंध है वो भारत के साथ वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए रहेंगे। तो इसको अभी दोहराया गया। तो बहुत जो जॉइंट डिक्लेरेशन आई है उसमें बहुत अच्छी बातें वो की गई हैं जो हमारे दोनों देशों के बीच। मैं केवल दो ही इसमें बातें बताऊंगा क्योंकि और अभी पूरे कार्यक्रम में हम इस पर बातचीत करेंगे। इसमें मैं मुद्दे बताऊंगा। पहला तो ये है जो अपने दोनों देशों के बीच में जो सुरक्षा के मामले हैं, आतंकवाद से जूझना है, ड्रग स्मगलिंग से जूझना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उसमें दोनों देश बहुत मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और दूसरा है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो वहां के जो तमिल लोग हैं वो कैसे वहां पर डिग्निटी रिस्पेक्ट से रह पाए। तो उनकी जो 13th अमेंडमेंट है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो उसको पूरी तरीके से जो रिकंसिलिएशन होना है उसका होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। और महिंदा राजपक्षे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा बिल्कुल जो भी उनकी संविधान के प्रोविजंस हैं उसके तहत उसको पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा और तमिल और सब लोगों को भी साथ में मिलाकर आगे बढ़ा जाएगा। तो मेरे विचार से बहुत अच्छे सामरिक, व्यापारिक, निवेश के मुद्दों पर बातचीत हुई और इससे मेरे विचार से अपने दोनों देशों के संबंधों को एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिला है आगे पॉजिटिवली जाने के लिए। ओके, कविन जी। शेखर सिन्हा सर, जिस तरीके से अगर हम दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच जो वर्चुअल समिट हुई और उसके बाद जो पब्लिक जो मीडिया में पॉइंट्स आए, उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि सामरिक नज़रिए से और ख़ास तौर पर समुद्री एरिया में सहयोग और वहाँ पर रक्षा या दूसरी चुनौतियों को साझा तौर पर निपटने का संकल्प, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले जब समुद्री इलाके में एक जहाज के इंजन में आग लगी थी, हमें याद है कि भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने एक बहुत ही सफलतापूर्वक मिशन पूरा करके वहाँ पर उसे बचाया था। उसका भी आभार जताया वहाँ पर प्रधानमंत्री ने। तो इस तरीके के जो काम है या फिर एक दूसरे को सहयोग है वो कैसे करीब ला रहे हैं, और जो पहले अंदेशा था उससे अलग ये जो संकल्प है इसकी दिशा कैसी दिखती है? बहुत ही अहम प्रश्न आपने उठाया है। और अभी एम्बेसडर सज्जनहार साहब ने कहा कि जब वो फॉरेन सेक्रेटरी ने अपनी पहली प्रेस के साथ मीटिंग की थी, तो जब उन्होंने कहा कि इंडिया की पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट है तो श्रीलंका की पॉलिसी क्या होगी, तो उन्होंने कहा था कि एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड इट विल बी इंडिया फर्स्ट। सो वह एक दिशा बतलाता है, क्योंकि जो विदेश नीति है वो ज्यादातर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के बीच जो बातचीत होती है उसी के हिसाब से वो अपनी नीति बनाते हैं। तो अभी जो हमारी उनके साथ जो एक सामरिक और समुद्री सुरक्षा का जो हमारा उनके साथ तालमेल है वो काफी गहरा है काफी दिनों से। और अभी उन्होंने इस पर जोर दिया है कि अभी जो है भारतीय हिंद महासागर में अभी जो सुरक्षा का विषय चारों तरफ चल रहा है, तो उसमें दोनों देशों की एक साथ रहने के लिए एक संकल्प किया गया है। तो कोई भी घटना और कोई भी ऐसा लगे श्रीलंका को कि भाई ये जो है भारत की सुरक्षा पर भी इस पर आंच आ सकती है, तो ये दोनों देश जो है खासकर नौसेनाएं एक साथ काम करेंगी जी। दूसरी चीज बड़ी बात ये हुई है सुरक्षा के मामले पर, एक इम्प्रूव्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी डॉक्यूमेंट एक साइन होना है इन लोगों के बीच में, जिसकी चर्चा की गई है बायलैटरल एग्रीमेंट में। तो उसमें क्या होगा कविंद्र जी, दैट हमारा जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है उसका तो एक बहुत ही रोबस्ट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है भारतवर्ष में। और सबसे पहले हमारा श्रीलंका और मालदीव के साथ ही हमारी सुरक्षा के लिए और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए जो तालमेल हुई थी उसके ऊपर एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो अब लगता है कि उसको उस इंटेलिजेंस शेयरिंग को और आगे बढ़ाने की बात है। हो सकता है कि इसमें इस बार उन्होंने यह निर्णय किया हो कि अब तक तो सिर्फ कमर्शियल शिप्स के बारे में जो है वो एक्सचेंज होते थे इंफॉर्मेशन, अब हो सकता है कि वॉरशिप युद्धपोतों के भी आने जाने की सूचना एक दूसरे को देते रहेंगे। तो वो एक एनहांस्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गया है। और प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन किसी प्रोग्राम पर आप ही के मेरा ख्याल चैनल पे आ रहा था वो, जो उन्होंने कहा था कि ये एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। तो ऐतिहासिक समझौता हमारे ख्याल से वही हो सकता है जो कि एक जो होना चाहिए इंटेलिजेंस शेयरिंग के मामले में। दूसरी बड़ी बात ये हुई है, जो इलीगल फिशिंग होती है कविंद्र जी,
उसके बारे में कुछ तालमेल देख रहा हूँ कि बैठ रही है। तो श्रीलंका वाले हमारी तरफ फिशिंग करते हैं, हमारे फिशरमैन ज़्यादा उनकी तरफ जाते हैं, तो उसके विषय में उन्होंने चर्चा की है। हो सकता है कि जब विदेश मंत्रालय के जो अफसरान जब साथ में बैठेंगे, तो उनके इस चीज़ की चर्चा को और आगे कार्यान्वित करने के लिए वो ले जाएँगे। ये 2 बात हुई। तीसरी बात ये है कि 25% जो हम जो बाहर के देशों के फौज को हम ट्रेनिंग में जो स्लॉट्स देते हैं, अपने कोर्सेज के लिए जो जगह देते हैं, 25% श्रीलंका के ऑफिसर्स को मिलता है। तो अभी भी उनकी कोशिश हो रही है, खासकर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में, और उनकी सीट बढ़ाने की। तो वो फैसला अभी होना बाकी है, क्योंकि इस बीच में आपको याद होगा कि श्रीलंका के ऑफिसर्स को लेकर तमिलनाडु में थोड़ी कुछ वातावरण थोड़ा खराब हो गया था, उनको वहां से वापस लाना पड़ा था। तो इसलिए वो जो है उसको वापस लगाने के लिए उस विषय में भी बातचीत अभी चर्चा चल रही है। तो मुझे लगता है कि जैसा कि लोगों ने सोचा था कि राजपक्षे बंधु जो हैं वो चीन के नजदीक हैं, तो वो बड़ा अभी क्लैरिफाइंग स्टेज पर है। उन्होंने क्लैरिटी ला दी है कि जहां तक हमारा इकोनॉमी का है, चाहे ट्रेड का विषय में हमें बात करें, तो चीन का उसमें हमारे साथ गहरा संबंध है, लेकिन जहां तक सामरिक सुरक्षा की बातचीत होती है, उसमें भारतवर्ष जो है उसके खिलाफ ऐसा कोई काम हम नहीं होने देंगे जिससे कि उनकी सुरक्षा पर आंच आए। तो हमारे ख्याल से ये एक उसी को और गहरी मित्रता करने की एक हमारे ख्याल से एक पहल थी। बिल्कुल जयंत सर, जिस तरीके से पहले भी कहा जा रहा था, लेकिन चीन का निवेश जो श्रीलंका के अंदर है, या जिस तरीके से गतिविधियां आर्थिक तौर पर दिखती हैं, और कई एक्सपर्ट मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियां जरूरी नहीं है कि जो सामाजिक या फिर सांस्कृतिक या सामरिक रिश्ते हैं उनको ओवरशैडो कर पाएं। और यहाँ पर जो समिट शनिवार को हुई और जिस तरीके के संकेत राजपक्षे साहब की ओर से नजर आए हैं, ऐसा लगता है कि ये वाकई सच हो सकता है अगर थोड़े से प्रयास और होते हैं। चीन के साथ ये सही है कि विगत 10 या 15 वर्षों में श्रीलंका के जो आर्थिक संबंध हैं वो गहरे हुए हैं। और अशोक सज्जनहार साहब ने भी उल्लेख किया कि हम्बनतोता पोर्ट का डेवलपमेंट विकास उन्होंने किया, और उसके लिए 99 साल की बाद में उनको लीज भी दी गई, क्योंकि ऋण का चुकता श्रीलंका सरकार करने में असमर्थ रही। तो ये मेरे ख्याल में जो वर्तमान सरकार है श्रीलंका की, उसके जहन में ये बात है कि, और उन्होंने शायद इस प्रकार का एक स्टेटमेंट भी दिया था जीतने के बाद इलेक्शन कि साहब उसमें शायद गलती हुई है और हम लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए। तो चीन के साथ जो निवेश का संबंध है, जो व्यापार का संबंध है, वो श्रीलंका करेगा, और उसके हित में अगर है तो वो करना भी चाहिए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि भारत के साथ संबंध और प्रगाढ़ और बढ़िया नहीं होंगे। और ये संकेत इस समिट से मिला है कि वो श्रीलंका आगे बढ़ाना चाहता है, और हम तो चाहते ही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि न सिर्फ ये नेबरहुड पॉलिसी प्लस की बात है, बल्कि सागर जो हमारा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसकी घोषणा उन्होंने 2015 में की थी, उसके तहत भी श्रीलंका को हम हर तरह से हम सुविधा देंगे और हम बायलैटरल कोऑपरेशन का हाथ बढ़ाएंगे। तो इसमें 2-3 चरण में काम हो रहे हैं। एक तो हम लोगों का एक हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, जिसकी समय सीमा 2000 में खत्म हो रही है, उसको 5 साल और बढ़ाने की गुजारिश की है श्रीलंका सरकार ने, और 10,000 मकान उसमें बनाए जाएंगे, खासकर प्लांटेशन लेबर के लिए। और ये प्लांटेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें जो गरीब हैं, जो उन्हीं लोगों को ज़्यादा फायदा इसमें मिलेगा। दूसरी बात है, श्रीलंका के साथ हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी सहभागिता की है, और उसके तहत $100 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट हमने एक्सटेंड किया है हाल ही में, लगभग 1 महीने पहले। और उसके तहत 20,000 मकानों में सोलर पैनल्स बैठाए जाएंगे, और 1,000 सरकारी भवनों में भी सोलर पैनल बैठाए जाएंगे। 60 मेगावाट की लगभग क्षमता इसमें सोलर एनर्जी की इसमें स्थापित की जाएगी।
तो ये एक दूसरा कदम हुआ। तीसरी बात है, भारत अभी सामरिक सहयोगिता के मामले में $50 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट देने पर विचार कर रहा है, जिसमें आर्म्स, एम्यूनिशन, इक्विपमेंट की बात है और उसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी आएंगे। चौथी बात है कि हम लोगों का जो संबंध है, जो हजारों साल का है, भगवान बुद्ध के समय से भी पहले का है, लेकिन जो बुद्धिस्ट लिंक है उसको और प्रगाढ़ करने के लिए हम लोगों ने $15 मिलियन का एक ग्रांट की घोषणा हुई है, जिसके तहत जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं उनका रेनोवेशन होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और जो रेलिक्स हैं, जैसे जो ट्रूथ रेलिक है कैंडी में, और इस प्रकार के और कई हैं जो हमारे देश में हैं, उनके देश में हैं। तो इस प्रकार के जो रेलिक्स हैं उनका हम एग्जीबिशन हम एक देश से दूसरे देश में करेंगे। और एक और चीज़ है कि टूरिज्म जो है श्रीलंका से भारत आने का और भारत से श्रीलंका जाने का, इसमें दोनों देशों को फायदा होता है। तो श्रीलंका के टूरिस्ट कुशीनगर आएंगे, इसके लिए हम सहूलियत, हर संभव सहूलियत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक घोषणा भी हुई है और एक एयर बबल क्रिएट करने की बात हुई है भारत और श्रीलंका के बीच, जिससे कि हमारे टूरिस्ट यहाँ से जाएं तो उन्हें कोई अनावश्यक क्वारंटाइन वगैरह का सामना नहीं करना पड़े और दूसरी ओर से उधर से भी जो टूरिस्ट आए, खासकर बुद्धिस्ट सर्किट में, उनको भी किसी प्रकार की बाधा का सामना। तो इस प्रकार से जो ट्रेड है वो तो हमारा लगभग $4 बिलियन, $4.5 बिलियन का है। हमारा निर्यात उनके श्रीलंका को $3.7 बिलियन का हुआ है और उनका जो निर्यात हुआ है वो लगभग $900 मिलियन का हुआ है। तो इसमें ये गौर करने की बात है कि श्रीलंका हमसे कच्चा माल लेता है, हमसे मशीनरी लेता है, जो उसके औद्योगिक विकास में, जो उसके आर्थिक गति को बनाए रखने में सहायता पहुंचाता है। तो इसको सिर्फ अगर हम देखें कि ट्रेड डेफिसिट है, इसको नहीं देखना चाहिए। ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है और इसको और हम गहरा बनाएंगे और डीपर और ब्रॉडर बनाने की बात चल रही है। अशोक सर, 2-3 पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण दिख रहे हैं। एक तो जैसा कि जैन सर ने कहा कि सांस्कृतिक जो संबंध हैं उनको एक तरीके से मैं कहूँ कि रिनोवेट, उनको ज़्यादा मजबूती देने के लिए प्रयास जो दोनों देशों की ओर से करने की बात कही गई समिट में। और दूसरा कि वहाँ के एक ख़ास तबके को लेकर भी जब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि संविधान के जो 13वें संशोधन को लागू कराने पर जोर दिया है, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि इस तरह के जब समिट में ये मुद्दे सामने आते हैं तो जो कनेक्ट है लोकल वहाँ पर पब्लिक के साथ में, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो तबका ज़्यादा आपको आपके करीब आने की कोशिश करता है या चाहता है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कबीर जी, क्योंकि अगर मैं दूसरे नुक्ते पर पहले मैं टिप्पणी करूं, जो वहां पर हैं लोग और जो 13th अमेंडमेंट की बात की गई है, तो ये 13th अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके संविधान में लाया गया था, परंतु जब रिकंसिलिएशन प्रोसेस हुआ है, जब इसके ऊपर बातचीत हुई है, तो इसको इतना ज्यादा आगे नहीं ले जा पाए हैं। और जब 2009 के बाद जब एलटीटी के विरुद्ध उन्होंने जो सिविल वॉर था वो जीत लिया है, तो उसके बाद वहाँ की काफ़ी जनता में ये बात आई है उभर कर सामने, जो अब उनके लिए जो कुछ भी हमने स्पेशल प्रोविजंस करनी थी वो इतनी ज़्यादा आवश्यक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया था अपनी मांगों को मनवाने के लिए। परंतु भारत हमेशा से इसी के बारे में कहता आया, जो 13th अमेंडमेंट है, सभी जो लोग हैं वहां पर इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, सभी को डिग्निटी मिलनी चाहिए, सभी को आदर से वहां पर रहना चाहिए, सभी को अपना स्थान मिलना चाहिए वहां पर, और वही उनके संविधान में है। तो इसीलिए भारत कोई ऐसी बात नहीं कह रहा है। एक थोड़ा सा ये शुभा आ गया था जब ये इलेक्शन हुआ, क्योंकि जो वहां के सिन्हला लोग हैं उन्होंने चाहे गोटबाया राजपक्षे को समर्थन दिया हो या फिर महिंदा राजपक्षे, जब अभी प्राइम मिनिस्टर के पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं, तो काफी अच्छा उनको बहुमत मिला है, दोनों को, पार्लियामेंट में भी और राष्ट्रपति के उसमें। तो ये बात सोची जा रही थी जो
क्या वो इसको 13th अमेंडमेंट को आगे लेकर जाएंगे, जा पाएंगे, या क्या उनके ऊपर दबाव रहेगा। परंतु हमारी ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसमें बिल्कुल साफ तरीके से लिखा गया है, जो प्रधानमंत्री ने क्या वहां पर उनसे कहा, जो इसको बिल्कुल पूरी तरीके से कार्यान्वित करना चाहिए। और महिंदा राजपक्षे जी ने भी यही कहा, जो संविधान है और जो वहां के लोगों की मांग है, तो उसके अनुसार इसको किया जाएगा। तो मेरे विचार से भारत को इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, जो इसको कैसे आगे रिकंसिलिएशन प्रोसेस आगे जाता है। परंतु जैसे हम अपनी तरफ से जो योगदान कर सकते हैं, जैसे अभी जयंत जी ने बताया, पहले हमने 50,000 घर वहां पर ऊपर का जो जाफना एरिया है उसमें हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं। अभी 2018 से 10,000 और घर कर रहे हैं। ये कम्युनिटी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। इसमें शिक्षा हो, इसमें हेल्थ हो, इसमें मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, इसमें ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो। तो ऐसी चीजें हैं जिससे कि ये वाली सारी ये जो तबका है ये बिल्कुल एकदम उनकी मेन स्ट्रीम में आ जाए। दूसरा, आपका पहला जो प्रश्न था जो बुद्धिस्ट साइट्स का, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने भी पहले कहा, जो बुद्धिज्म हमको दोनों देशों को जोड़ता है। और वहां पर बुद्धिज्म बिल्कुल जैसे हम ये कह सकते हैं, जो श्रीलंका सेंटर बन गया है थेरावाडा बुद्धिज्म का। हमारे यहाँ बुद्धिज्म है, महायान है, वहां पर थेरावाडा बुद्धिज्म है, वो एकदम सेंटर बन गया है। और आपको याद होगा, जो पहली मर्तबा हमने एक स्पेशल फ्लाइट वहां से लेकर आए थे, जो उनके आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स थे, उनको यहां पर लेकर आए थे। और अब बातचीत हो रही है, अब कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, तो वहां पर जो पहली इनॉग्रल फ्लाइट आएगी कविंद्र जी, वो वहां से आएगी, श्रीलंका से आएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों मुद्दे लिए गए हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दे तो मैं 2 शब्द और कहना चाहूंगा। एक तो देखिए पूरे दोनों, जी बहुत संक्षिप्त में, दोनों देश देखिए कोविड-19 से जूझ रहे हैं। भारत ने कोविड-19 में श्रीलंका की अच्छी सहायता की है। दोनों प्रधानमंत्री ने यह भी निर्णय किया, जो हम आगे चलते हुए कोविड के ऊपर भी बड़ी अच्छी अपने सहयोग को बढ़ाते रहेंगे। दूसरी बात है, एक जो हमारे दोनों के बीच में एक प्रोविजन है जिसे कहते हैं करेंसी स्वैप सिस्टम। हमने काफी उनको डेट भी दिया हुआ है, करीब $900 मिलियन से ऊपर डेट दिया है। और वो चाहते हैं जो उनको करेंसी स्वैप की प्रोविजन $1 बिलियन की और बना दी जाए, उसके ऊपर विचार हो रहा है। परंतु $400 मिलियन की करेंसी स्वैप सिस्टम हमने काफी उनको दे दिया है। आखिरी शब्द मैं ये कहूंगा, जो व्यापार और निवेश के अलावा हम वहां पर डेवलपमेंट असिस्टेंस बहुत दे रहे हैं, और उस डेवलपमेंट असिस्टेंस में $3 बिलियन से ऊपर हमने उनको दिया है, जिसके के अंदर करीब $560 मिलियन ग्रांट्स हैं। तो ये देखिए, हम देख सकते हैं कितनी व्यापकता है हम दोनों देशों के संबंधों के बीच में। जी सिन्हा सर, क्योंकि जिस तरीके की पोजीशनिंग श्रीलंका की है और जो रिश्ते हमारे रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा दर्शकों के नज़रिए से ये भी समझना चाहूँगा कि श्रीलंका असल में क्या चाहता है भारत से, अपने पड़ोसी से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक, या फिर मैं कहूँ कि सामरिक नज़रिए से। देखिए, श्रीलंका में एक चीज तो मान के चलिए कि चूंकि वो हिंद महासागर में एक बहुत ही प्रमुख स्थान पर है, तो वो हिंद महासागर में होने वाली और आगे होने वाली घटनाओं से काफी अवगत है। वो समझदार हैं काफी, और अपनी जगह को वो पहचानते हैं। तो वो जो है चीन के इंडियन ओशन में आने से जो एक हलचल मच रही है और मचने वाली है, और भारतवर्ष जो है इतना बड़ा देश, जो कि आज तक वो हिंद महासागर का एक समझिए तो अनडिस्प्यूटेड लीडर रह चुका है, तो वो दोनों चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। और जिसको अंग्रेजी में हेजिंग कहते हैं, वो हेजिंग की पॉलिसी वो जरूर करेंगे। किसी भी छोटे राष्ट्र को जो साइज में छोटा है और 2 बड़े बड़े नेबर हों और 2 बड़े हों, तो उसके बीच में हेजिंग करना होता है। तो वो सुरक्षा के मामले में जरूर भारतवर्ष से नजदीक रहेंगे। इकोनॉमी के मामले में, जैसा कि हमारे दोनों मित्रों ने बताया, वो चीन के करीब रहेंगे। तो एक तो ये उनका है। दूसरी चीज ये है कि वो चाहते तो बहुत कुछ है, और लेकिन भारतवर्ष जो है वो खुद अपनी प्रगति पर भी लगा हुआ है। नजदीक के अपने पड़ोसी देशों की बहुत सहायता कर रहे हैं,
और आप देखिए अफगानिस्तान में कितना इन्वेस्टमेंट है हमारा, नेपाल में कितना है, भूटान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, मालदीव में देख लीजिए। तो हमारी भी एक थोड़ी सी लिमिट है, क्योंकि हमारी तो एक वो अनंत हमारे पास तो पैसे है नहीं। तो इस वजह से हम उनके डिमांड्स को, हर डिमांड्स को थोड़ा पूरा करना पैसे के मामले में थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन जहां तक प्रोग्रेस का सवाल है, आपकी वो बिल्डिंग बना दी, आपको 50,000 घर बनवा दिए, आपको 10,000 ये बनवा दिए, अभी 15 मिलियन डॉलर उन्होंने दे दिया वहां पे रेलिक्स उनके लिए, तीर्थ स्थलों को मॉडर्नाइज करने के लिए। और जाफना में एक उनका बुद्धिस्ट सेंटर है जो कि भारत की सहायता से बना है और बनकर तैयार है। तो वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को आमंत्रित किया है कि आप ही इसका शुभारंभ, आप ही इसका इनॉग्रेशन कीजिए। तो ये जो है, ये सब मिला जुला के देखिए, सामरिक शक्ति और उनकी क्या जो इच्छा है, अगर भारतवर्ष सुरक्षित है तो ये समझ जाइए कि अगल बगल के सारे देश सुरक्षित रहेंगे, अगर वो हमारे साथ हैं। और जहां तक समुद्री सुरक्षा का सवाल है, तो अगर आप एक बार नक्शे को देखें तो आपको ये बड़ी मुश्किल से देखना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा कि श्रीलंका हमसे अलग भी है कुछ डिस्टेंस। वो लगता है कि सारे हम लोग एक साथ हैं। तो हमारी समुद्री सुरक्षा जो है, श्रीलंका और भारत के बीच जो गैप है उसमें नहीं है, ये हम तो उनको समेट कर रखे हुए हैं। दोनों तरफ से देखिए, समेट कर रखा हुआ है। तो हमारे ख्याल से ये एक वो जानते हैं कि हम उनके साथ सिमटे हुए हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस चीज को, सुरक्षा के मामले में वो हमेशा भारत के साथ ही रहेंगे। जयंत सर, एक आखिरी कमेंट मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में सर, क्योंकि सार्क का मैं ट्रेड का देख रहा था, भारत और श्रीलंका के बीच में सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वो श्रीलंका के साथ ही भारत का हो रहा है, अगर सार्क कंट्रीज़ की बात करें। यहाँ पर क्या और पोटेंशियल है जहाँ पर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और उसको मैं कहूँ कि इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात जो श्रीलंका भी चाहता है हमारी ओर से, वो है कि हम हमारे उद्योगपति वहाँ निवेश करें और उनके यहाँ उत्पादन हो, उनके यहाँ रोजगार हो, और जो वहाँ पैदा हो या जो भी मैन्युफैक्चर्ड हो, वो कुछ भारत में आए वापस, और बाकी वो सारे विश्व में उसका निर्यात कर सके। तो इसके माध्यम से वो चाहते हैं कि उनका आर्थिक विकास हो, उनके यहाँ रोजगार का सृजन हो। दूसरी बात है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसमें भी बहुत पोटेंशियल है दोनों के बीच आपसी तालमेल और बढ़ाने का। और भारत की कुछ कंपनियां ये देख भी रही हैं कि श्रीलंका में किस प्रकार से वो खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज के सेंटर सेटअप करें, क्योंकि श्रीलंका में भी अंग्रेजी स्पीकिंग एक बहुत बड़ी आबादी है, और वहाँ भी इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह के मामले में वो काफ़ी आगे है। तो ये एक और दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु टूरिज्म का है, और टूरिज्म में काफ़ी आगे बढ़ चुका है दोनों देश का संबंध, लेकिन और आगे बढ़ाना चाहते हैं श्रीलंका की सरकार। ओके सर, वक्त है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों बहनों का हमारे साथ इस बेहद अहम महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए, और भारत और श्रीलंका के रिश्तों की किस तरीके से दिशा है, क्या रफ्तार, उसको समझाने के लिए, और भविष्य में उम्मीदें क्या हैं और क्या लक्ष्य हो सकते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।